हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय विक्रम संवत 1850 से लेकर आज तक की कालावधि को आधुनिक काल नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल है। मित्रों, आज तक हमने आधुनिक काल की काव्य धाराओं का अध्ययन किया। भारतेंदु युग से लेकर उत्तर शती तक काव्य धारा की प्रवृत्तियों का अभ्यास हमने आज तक किया है और आज से हमें आधुनिक काल में काव्य धारा का जितना विकास हुआ उसी तरह से गद्य साहित्य का भी उद्भव और विकास यह आधुनिक काल की देन है। हिंदी गद्य साहित्य में गद्य की अनेक विधाएं हैं। हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं। विधाएं इस शब्द का अर्थ प्रकार। गद्य साहित्य का उद्भव यानी जन्म यानी निर्माण यह आधुनिक काल में हुआ, उसका विकास भी आधुनिक काल में हुआ। हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विधाएं मानी जाती है या अनेक प्रकार माने जाते हैं। उदाहरण के रूप में निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी नाटक, नाटक, संस्मरण, जीवनी, डायरी, रेखाचित्र, आत्मकथा आदि हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं। गद्य साहित्य के अनेक प्रकार हैं। यानी निबंध से लेकर आत्मकथा तक जितना भी गद्यात्मक लिखा जाता है वह गद्य साहित्य है। हिंदी गद्य की अनेक विधाएं, अनेक प्रकार मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। उनमें से निबंध साहित्य, कहानी साहित्य, उपन्यास साहित्य, एकांकी नाटक, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, डायरी, आत्मकथा यह गद्य की विधाएं है, गद्य के प्रकार माने जाते हैं। परंतु मित्रों, इन सब गद्य विधाओं में, इन सब गद्य के प्रकारों में उपन्यास सर्वश्रेष्ठ गद्य विधा मानी जाती है। फिर आप लोगों के सामने या आप लोगों के मन में सवाल पैदा होता होगा कि निबंध से लेकर आत्मकथा तक ये इतने सारे गद्य के प्रकार है और मैं कह रहा हूं कि इन गद्य विधाओं में उपन्यास साहित्य एक सर्वश्रेष्ठ गद्य विधा मानी जाती है। इसका कारण क्या है? आपके मन में सवाल पैदा होता होगा
कि इतनी सारी गद्य विधाओं में उपन्यास ही श्रेष्ठतम गद्य विधा क्यों है? इसका कारण यह है कि उपन्यास में कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ यानी सत्य और कल्पना, इन दोनों का मिश्रित या दोनों का मिश्रण करके लिखी गई कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है, उसी को उपन्यास कहा जाता है। इसलिए गद्य की अनेक विधाओं में उपन्यास, यह जो गद्य विधा है वह सर्वश्रेष्ठ गद्य विधा मानी जाती है। मित्रों, ये उपन्यास 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 क्या होता है? आज हमें प्रथमतः उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास का अध्ययन करना है। TYBA के पाठ्यक्रम में यानी आप लोगों के पाठ्यक्रम में केवल 4 गद्य विधाओं का अभ्यास हमें करना है। एक उपन्यास गद्य विधा, दूसरी कहानी गद्य विधा, तीसरी नाटक गद्य विधा और चौथी निबंध गद्य विधा। ये 4 गद्य विधाओं का अभ्यास हमारे लिए है और हमें करना है। और आज हमें सर्वप्रथम उपन्यास साहित्य का उद्भव यानी जन्म और उसका विकास किस तरीके से हुआ उसके बारे में हमें देखना होगा। परंतु सर्वप्रथम जब हमें उपन्यास इस गद्य विधा का अध्ययन प्रारंभ करना है या यह गद्य विधा हमें उसका अवलोकन करना है, उसका अभ्यास करना है कि उसका प्रारंभिक विकास किस तरह से हुआ, उसका उद्भव किस तरह से हुआ, उसका विकास किस गति से होता गया, इसका अभ्यास करने से पहले यह उपन्यास क्या होता है, उपन्यास की परिभाषा क्या है, उसके बारे में देखना आवश्यक मानता हूं। मित्रों, उपन्यास यानी मराठी में उसे कादंबरी कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे नॉवेल कहा जाता है। मित्रों, एक सीधी सी बात है, जिस समय हम टेलीविजन पर यानी टीवी पर 30 अंकों की कोई सीरियल देखते हैं, कोई धारावाहिक देखते हैं, वह छोटी सी होती है। परंतु जिस समय हम 2.5 घंटे का या 3 घंटे का कोई सिनेमा देखता है तो वह उपन्यास है, और 50 मिनट का या 30 मिनट की कोई धारावाहिक देखते हैं तो वह कहानी है। कहानी और उपन्यास में अंतर है। उपन्यास में पात्रों की संख्या भी अधिक होती है, उसकी प्रमुख कथा होती है, गौण कथा, छोटी छोटी घटनाएं होती है और पात्रों के माध्यम से उसके संवाद और उसका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। यानी साधारण सी बात यह है कि उपन्यास यानी मराठी में कादंबरी, अंग्रेजी में उसे नॉवेल कहा जाता है। उपन्यास की सीधी और सरल परिभाषा यह है कि उपन्यास मानव जीवन की आलोचना है। उपन्यास क्या है? उपन्यास मानव जीवन की आलोचना है। मित्रों, मनुष्य जीवन पर हमारे आसपास की जो परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति का प्रभाव हमारे जीवन पर जल्दी पड़ता है। यानी जब कोई साहित्यकार, जब कोई उपन्यासकार कोई उपन्यास की निर्मिति करता है, उपन्यास लिखता है या लिखना चाहता है, तब उस उपन्यास पर या उस उपन्यासकार या उस लेखक पर उसके आसपास की परिस्थिति जो है उसका प्रभाव होता है और उस आसपास की परिस्थिति का चित्रण वह अपने उपन्यास में करता है। यानी आसपास की जो परिस्थिति होती है वह परिस्थिति उस लेखक को, उस
व्यक्ति को, उस उपन्यासकार को लिखने के लिए, यानी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरणा देती है और साहित्य का निर्माण होता है। साधारणतः उपन्यास क्या होता है? उपन्यास में मानव जीवन का प्रतिबिंब होता है। मानव जीवन की अनेक समस्याओं का चित्रण उस उपन्यासों में होता है। उपन्यास के अनेक प्रकार माने जाते हैं मित्रों। सामाजिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, मार्क्सवादी उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, प्रेम प्रधान उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, गांधीवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, मार्क्सवादी उपन्यास। उपन्यासों के कई प्रकार माने जाते हैं। परंतु मित्रों, हिंदी गद्य साहित्य के अन्य अंगों के समान उपन्यासों का उद्भव यानी जन्म यह आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभ में यानी भारतेंदु काल में हिंदी उपन्यास का जन्म हुआ। यानी हिंदी उपन्यास परंपरा में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे केंद्र बिंदु है। उपन्यास साहित्य में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे केंद्र बिंदु है जिनके दोनों ओर उपन्यास साहित्य की भिन्न भिन्न रेखाएं स्पष्ट दिखने लगती है। प्रेमचंद के पूर्व का उपन्यास साहित्य, प्रेमचंद के युग का उपन्यास साहित्य और प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद जी के बाद का उपन्यास साहित्य। मित्रों, हमें उपन्यास साहित्य का अध्ययन करना है या उपन्यास इस गद्य विधा के उद्भव और विकास का अध्ययन करना है तो हमें प्रेमचंद युग को केंद्र में रखते हुए प्रेमचंद के पूर्व का जो उपन्यास साहित्य है उसका पहला अभ्यास करना होगा। उसके बाद प्रेमचंद के युग में जो उपन्यास साहित्य था उसका अभ्यास हमें करना होगा। फिर प्रेमचंद के बाद यानी प्रेमचंदोत्तर युग का जो उपन्यास साहित्य है उसका अभ्यास करना होगा। यानी हिंदी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास का अभ्यास करते हुए हमें 3 बातों पर ध्यान देना होगा। एक, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य, प्रेमचंद युग का उपन्यास साहित्य और प्रेमचंद के बाद का यानी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य। इन 3 बातों का हमें अभ्यास करना होगा। परंतु एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुंशी प्रेमचंद के पदार्पण से यानी उपन्यास साहित्य या उपन्यास युग में पदार्पण के पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वे केवल मनोरंजन के लिए उपन्यास लिखे जा रहे थे। मानव जीवन से उनका कोई संबंध नहीं था। केवल मनोरंजनार्थ उपन्यास लिखे जा रहे थे। परंतु जिस समय प्रेमचंद का युग आ गया या प्रेमचंद उपन्यास लिखने लगे तो प्रेमचंद ने मौलिक उपन्यासों की निर्मित की जिनका मानव जीवन से या मानव जीवन की अनेक समस्याओं से चित्रित करने वाले उपन्यास हम देखते हैं। मित्रों, उपन्यास साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का एक अलग योगदान माना जाएगा। सर्वप्रथम हमें पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य का अभ्यास करना है। यानी प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास साहित्य किस तरीके से था या वह किस उपन्यास या किस समस्याओं को लेकर वे उपन्यास या किस विषय को लेकर वह उपन्यास लिखे गए हैं। मित्रों, प्रेमचंद पूर्व युग में यानी भारतेंदु का कालावधि, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू का ध्यान उपन्यास साहित्य की ओर भी चला गया था। यानी प्रेमचंद पूर्व युग यानी भारतेंदु का युग, विक्रम संवत 1850 का कालावधि, यानी स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू ने इस क्षेत्र में स्वयं छोटे मोटे प्रयत्न उन्होंने किए और अपने समय के जो लेखक थे उन्हें उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित भी किया था। स्वयं भारतेंदु बाबू ने
चंद्रप्रभा नामक उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया है। उन्होंने एक मौलिक उपन्यास लिखने का प्रयत्न भी किया, यानी स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू ने एक मौलिक उपन्यास की रचना प्रारंभ की थी, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि यह उपन्यास पूरा नहीं हो सका। और इस उपन्यास का नाम है आप बीती कुछ जन बीन। आप बीती कुछ जन बीन, यानी भारतेंदु युग में हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास लिखने का काम श्रीनिवास दास नाम का उपन्यासकार था, उन्होंने लिखा और उनका पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। मित्रों, हिंदी उपन्यास साहित्य में हिंदी का सबसे पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु नामक उपन्यास है। परीक्षा गुरु इस उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ के पुत्र की कहानी है। जो सेठ का पुत्र कुसंगति में पड़ जाता है और अंत में उसका उद्धार एक सज्जन मित्र के द्वारा होता है। यह एक सुधारात्मक उपन्यास है। प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यास लिखे गए मित्रों, इस काल में सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, प्रेम प्रधान, तिलस्मी और अय्यारी कई प्रकार के उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यासकार थे उनमें लेखक बालकृष्ण भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट ने इस कालावधि में दो उपन्यास लिखे, एक नूतन ब्रह्मचारी और दूसरा 100 अजान एक सुजा। इस कालावधि में राधा कृष्ण दास ने एक उपन्यास लिखा और उसका नाम है निसाय हिंदू। राधाचरण गोस्वामी ने एक उपन्यास लिखा, उसका नाम है विधवा विपत्ति। बाल मुकुंद प्रसाद ने एक उपन्यास लिखा और उसका नाम है कामिनी। किशोरीलाल गोस्वामी का लवंग लता, कुसुम कुमारी आदि सामाजिक उपन्यास इस कालावधि में लिखे गए हैं। हिंदी के मौलिक उपन्यासकारों में देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी का नाम मित्रों विशेष उल्लेखनीय है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं क्योंकि वह विशेष बात है। प्रेमचंद के पूर्व युग में देवकी नंदन खत्री नाम का एक उपन्यासकार था जिन्होंने तिलस्मी उपन्यास लिखा जिसका नाम है चंद्रकांता, और दूसरा उपन्यास था चंद्रकांता संतति। मित्रों, ये चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति यह जासूसी उपन्यास है, यह तिलस्मी उपन्यास है। यह दोनों उपन्यास उस समय इतने लोकप्रिय हुए कि उस समय के लोगों ने केवल ये दो उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी थी। मित्रों, कई साल हो गए टीवी पर चंद्रकांता नाम की एक सीरियल चल रही थी, एक धारावाहिक चल रही थी, क्योंकि यह एक मनोरंजनार्थ धारावाहिक थी और यह केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता नाम का उपन्यास था। इस कालावधि में अन्य लेखकों में बलदेव प्रसाद मिश्र, ब्रजनंदन साह्य ये ऐतिहासिक उपन्यासकार है, किंतु इनके उपन्यासों में इतिहास नाम मात्र है। ब्रजनंदन साह्य के लाल चीन, मिश्र बंधुओं के वीरमणि ये ऐतिहासिक उपन्यास इस कालावधि में हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार मित्रों, प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यास लिखे गए उनका मानव जीवन से बहुत कम संबंध था। यानी मानव जीवन से कम संबंध था, इसका अर्थ यह है कि मानव जीवन की कोई समस्याओं का चित्रण यह उपन्यास नहीं करता था या इस उपन्यास में नहीं हुआ। यह प्रारंभ के उपन्यास जो है वे केवल मनोरंजन के लिए लिखे गए उपन्यास थे। यानी भारतीय उपन्यासों में नैतिक शिक्षा, भारतीय आदर्श तथा पाश्चिमात्य सभ्यता की कटु आलोचना हमें दिखाई देती है। यानी इस युग के उपन्यासों में कला का अभाव है।
इस काल के उपन्यास में जीवन की आलोचना और गंभीर दृष्टि का अभाव है। इस तरह प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यास साहित्य था उसी पर हमें प्रकाश डाला है। अभी हमें प्रकाश डालना है प्रेमचंद युगीन उपन्यास। मित्रों, प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास मैं कहूंगा एक अविकसित उपन्यास साहित्य था। यानी प्रेमचंद के पूर्व का उपन्यास साहित्य अविकसित था, यानी उसका विकास नहीं हुआ था। परंतु मित्रों, मुंशी प्रेमचंद के इस क्षेत्र में पदार्पण से, यानी जब प्रेमचंद जी कहानियां लिखते थे, सर्वप्रथम प्रेमचंद जी ने उर्दू भाषा में कहानियां लिखी, उसके बाद हिंदी भाषा में कहानियां लिखने लगे और कहानियों के बाद प्रेमचंद जी उपन्यास साहित्य लिखने लगे और उपन्यास साहित्य की रिक्तता पूर्ण अर्थों में पूरी हुई। मैं तो यही कहूंगा कि उपन्यास साहित्य को उज्जवल बनाने का काम, हिंदी साहित्य में गौरव के स्थान पर पहुंचाने का काम केवल प्रेमचंद ने किया है। यानी प्रेमचंद के उपन्यासों में पहली बार ऐसा हुआ जन सामान्य को विशेष स्थान मिला है। यानी प्रेमचंद के हम सभी उपन्यास देखते हैं, यानी लगभग प्रेमचंद ने 11 उपन्यासों की निर्मित की और सभी उपन्यासों को देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में जन सामान्य को, यानी सामान्य मनुष्य उपन्यास का नायक बन गया। सामान्य मनुष्य की समस्याओं का चित्रण पहली बार प्रेमचंद के उपन्यासों में हुआ। यानी कला यानी साहित्य केवल मनोरंजन के लिए न होकर मानव जीवन के लिए भी होती है और मानव जीवन से साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। यह प्रेमचंद ने उपन्यासों के माध्यम से दिखाया। यानी प्रेमचंद के उपन्यासों में विशाल जनजीवन, विशेषतः भारतीय किसान वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की समस्याओं का चित्रण, सर्वसामान्य मजदूर का चित्रण, सामान्य किसान वर्ग का चित्रण, उसकी समस्याओं को कलात्मक रूप में चित्रित करने का काम प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किया है। यानी उपन्यासों में, यानी प्रेमचंद के उपन्यासों में राजा से लेकर रंक तक सभी का चित्रण हमें मिलता है। विशेषतः मुंशी प्रेमचंद जी ने सामाजिक विषयों को लेकर और राजनीतिक विषयों को लेकर उपन्यास लिखे हैं। उनके प्रथमतः 2 उपन्यास है जिसका नाम है प्रेमा और वरदान। तीसरा उपन्यास है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन की समस्याओं का विशाल चित्रण किया गया है। शासन के अत्याचारों का चित्रण प्रेमाश्रम में किया गया है। उनका जो चौथा उपन्यास है रंगभूमि, इनका सबसे बड़ा उपन्यास है और उसमें शासक वर्ग के अत्याचारों की समस्या, राजनीति का चित्रण भी, पीड़ित समाज का चित्रण भी उनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। कर्मभूमि उनका एक उपन्यास है। यह कर्मभूमि राजनीतिक उपन्यास है। जनता की साम्राज्य विरोधी भावना उसमें चित्रित हुई है। उसमें अछूतों की समस्या का चित्रण है, दलितों की समस्या का चित्रण उसमें किया गया है। उनका अगला उपन्यास है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा इस उपन्यास में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। उनका और एक उपन्यास है जिसका नाम है गबन। गबन इस उपन्यास में मध्य वर्ग की आर्थिक विषमता या लालसा के दुष्परिणामों को बताने का काम प्रेमचंद जी ने किया है। और उनका आखिरी उपन्यास था गोदान। मित्रों, गोदान को कौन नहीं जानता। प्रेमचंद का जो गोदान है वह सर्वविख्यात ऐसा है। गोदान किसान और मजदूर के शोषण की करुण कथा है। मैं तो यही कहूंगा कि गोदान केवल प्रेमचंद का नहीं रहा बल्कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास
माना जाएगा। प्रेमचंद के गोदान को कृषि जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। उसके बाद प्रेमचंद का निर्मला नाम का एक उपन्यास है। निर्मला इस उपन्यास में अनमेल विवाह के दुष्परिणाम और वी माता की समस्या यानी सौतेली मां की समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। दहेज की समस्या भी उस समय समाज में जो प्रचलित थी, दहेज की समस्या, उस दहेज की समस्याओं का चित्रण भी प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में किया है। अगला उपन्यास है उनका कायाकल्प। कायाकल्प इस उपन्यास में पुनर्जन्मवाद से संबंधित समस्याओं का चित्रण किया गया है। इस प्रकार देखा जाए हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद की देन अनेक मुखी है। प्रथमतः उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप में जोड़ने का काम किया है। यानी चारों ओर फैले हुए जीवन और अनेक समस्याएं जैसी पराधीनता की समस्या, जमींदारों, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की प्रथा, घर और समाज में नारी की स्थिति, वेश्याओं की जिंदगी, विधवा समस्या आदि ने उन्हें उपन्यास लिखने के लिए शायद प्रेरित किया होगा। इस प्रेमचंद युग में अन्य भी कई उपन्यासकार हुए जिनका नाम और उनका उल्लेख करना मैं आवश्यक मानता हूं। प्रेमचंद युग में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने भी 3 उपन्यास लिखे। कवि जयशंकर प्रसाद यानी उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास जो है, पहला उपन्यास है कंकाल, दूसरा उपन्यास है तितली और तीसरा उपन्यास है इरावती। इस कालावधि में शिव पूजन साह्य नाम का एक उपन्यासकार था और उन्होंने भी एक उपन्यास लिखा था इस कालावधि में, और उस उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। चतुर्शन शास्त्री का एक उपन्यास है अमर अभिलाषा। विश्वंबरनाथ कौशिक का उपन्यास है मां भिकारी। बेचैन शर्मा उग्र का दिल्ली का दलाल। प्रताप नारायण श्रीवास्तव का विदा। वृंदावन लाल वर्मा का विराट की पद्मिनी। मृगनयनी। जैनेन्द्र कुमार के भी उपन्यास है इस कालावधि में परख, सुनीता, कल्याणी। इलाज चंद्र दोषी के भी उपन्यास है पर्दे की रानी, सन्यासी आदि उल्लेखनीय ऐसे उपन्यास प्रेमचंद के युग में लिखे गए हैं और उपन्यासकार भी हुए। मित्रों, अभी हमें प्रकाश डालना है प्रेमचंद के बाद का उपन्यास साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य। उसी को हम यह भी कह सकते हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य। प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास साहित्य में मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आंचलिक, साम्यवादी, यथार्थवादी, सामाजिक, राजनीतिक आदि कई प्रकार के विषयों को लेकर उपन्यास लिखे गए प्रेमचंद के बाद। इनमें यानी प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास लिखे गए, अनेक सामाजिक समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखे, अनेक प्रकार के उपन्यास लिखे गए, परंतु इनमें एक बात है कि उसमें अति नग्न यथार्थवाद और प्रतीकवाद आदि प्रवृत्तियों का समावेश हमें दिखाई देता है। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। यानी इस युग में गोदान की बराबरी करने वाला कोई उपन्यास दूसरा नहीं लिखा गया, परंतु इस युग के लेखकों ने सामाजिक समस्याओं को उठाया, समाज की समस्याओं को उठाया, राजनीति में फैले हुए जो भ्रष्टाचार है उन भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश करने का काम प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से किया। यानी इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, यशपाल, उपेंद्र नाथ, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, इलाज चंद्र दोषी आदि कई नामों का उल्लेख हम कर सकते हैं मित्रों। परंतु एक विशेष बात है कि जैनेन्द्र कुमार जो उपन्यासकार है, प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम
जैनेन्द्र कुमार ने किया, यानी समाज में व्यक्ति की पहचान बनाई। इस कालावधि में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, मनोवैज्ञानिक विषय को लेकर उपन्यास लिखने वाला एक उपन्यासकार है जिसका नाम है अज्ञेय। अज्ञेय के इस कालावधि में 3 उपन्यास थे। शेखर एक जीवनी, मित्रों कवि अज्ञेय या उपन्यास अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी नाम का जो उपन्यास लिखा, वह उपन्यास हिंदी में प्रख्यात हुआ। दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। इस कालावधि में कम्युनिस्ट विचारधारा का एक उपन्यासकार था, साम्यवादी विचारधारा का एक उपन्यासकार था, उसका नाम था यशपाल। यशपाल ने 3 उपन्यास लिखे, दादा कामरेड, देशद्रोही, झूठा सच। उन्होंने आतंकवादी प्रवृत्तियों का विरोध करके समाजवादी विचारधारा का समर्थन करने का काम किया। उसके बाद रांगेय राघव के मार्क्सवादी उपन्यास है मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं। धर्मवीर भारती का भी उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, यह प्रयोगशील उपन्यास माना जाएगा। भगवती चरण वर्मा ने टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिखरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा आदि उनके उपन्यास है। उपेंद्रनाथ अश्क ने गिरती दीवारें, शहर में घुपता आईना, एक नन्ही कंदील आदि उपन्यास लिखे। अमृतलाल नागर के शेठ बांकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, मानस का हंस उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, इलाज चंद्र जोशी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इलाज चंद्र जोशी के उपन्यास सन्यासी, प्रेता और छाया, पर्दे की रानी। इस कालावधि में ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा के गढ़ कुंडार हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृग नयनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस कालावधि में उपन्यास लिखा, उसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। चारू चंद्र लेखा, पुनर्नवा। आंचलिक उपन्यासकारों में विशेषकर फणीश्वर नाथ रेणु का नाम लिया जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल, प्रतिपरी कथा। इस कालावधि में नागार्जुन ने भी बलचमा, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर, दुख मोचन, वरुण के बेटे आदि आंचलिक उपन्यास लिखे। राही मासूम रजा ने आधा गांव, शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी और रामदरस मिश्र के पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब आदि उपन्यासों की निर्मिति प्रेमचंद के बाद की है। परंतु मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाहता हूं, प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास साहित्य लिखा गया उसमें प्रगति तो हुई उपन्यास साहित्य की, एक अलग सीढ़ी पर चला गया। अनेक विषयों को लेकर उपन्यास लिखे गए, उसमें सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, गांधीवादी उपन्यास लिखे गए। परंतु उसमें उपन्यास व्यक्ति केंद्रित नहीं रहा, समाज केंद्रित बन गया। और प्रेमचंद के बाद उपन्यासों में समाज की सामाजिक समस्याओं का चित्रण यथार्थ रूप में, अत्यंत स्पष्ट रूप में चित्रित करने का काम उपन्यासकारों ने किया। या प्रेमचंद के बाद हमारे भारत की जो घिनौनी राजनीति निर्माण हुई थी, राजनीति का जन्म हुआ था, राजनीति में भ्रष्टाचार, समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया।